नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश G20 से जोश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये काफी खास और इंटरेस्टिंग पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी सारी चीजें भारत में हो रही है, डेवलपमेंट को लेकर जितनी भी सारी बारीकियां हैं, उन बारीकियों को इकोनॉमी, बिजनेस और साथ ही इवेंचुअली स्टॉक मार्केट के साथ हम जोड़कर आपके सामने रखें, ताकि आपके लिए आपका पोर्टफोलियो बनाने में काफी हद तक आपको मदद मिलती दिखे, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं काफी कनेक्टिंग है। G20 की अगर बात करें, इस बार G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। भारत सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं कर रहा, बल्कि देश में G20 देशों की बैठक को एक महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। G20 से किस तरह की कंपनियों को खास फायदा होता दिखेगा, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स इससे जुड़े हैं और उससे आपके लिए कैसे फायदेमंद आउटलुक बन सकता है, निवेश के नजरिए कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। कौन से सेक्टर्स और थीम धमाल मचाएंगे और आप उनसे जुड़े किन शेयरों में निवेश कर मोटा मुनाफा कर पाएंगे, इसी पर इस खास पेशकश में चर्चा होगी। G20 से जोश। और इस खास पेशकश में अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस लेकर बाजार के दो दिग्गज मेरे साथ जुड़े हैं, जो हमें मदद करेंगे कनेक्टिंग सेक्टर्स और भारत की ग्रोथ स्टोरी को बिजनेस, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ने में। इनॉक वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा हमारे साथ हैं और साथ ही प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च अविनाश गोरक्षकर भी हैं। विजय जी, अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त जो भारत का थीम है या जो ट्रेंड चल रहा है, डेवलपमेंट की स्टोरी या कहें अमृत काल जिस तरह से भारत सरकार कहती है, काफी हद तक देश में तो सही, लेकिन विदेशों में भी नाम बनाने की और काफी हद तक प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाने की कोशिश, और प्रोग्रेसिव अप्रोच सिर्फ दिखाना ही नहीं, काफी डेवलपमेंटल कॉल्स भी ली गई हैं। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त भारत की इकोनॉमी और भारत सरकार जो बड़े सारे कदम उठा रही हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप, और उसे आप बिजनेस, इकोनॉमी और मार्केट्स के साथ कैसे जोड़ते हैं? मानसी, देखिए, पहली बात आपने सही कही कि G20 के समिट की जो अध्यक्षता है वो इंडिया को मिली है। इसका डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को आएगा, क्योंकि इनबाउंड टूरिज्म बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ने की अपेक्षा रहेगी। सबसे बड़ी बात, टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो प्री कोविड लेवल से अभी जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, और सर्विसेज एक्सपोर्ट जो हम कहते हैं, जो टूरिज्म का से इंडिया कमाती है, उसमें बहुत भरपूर प्रोग्रेस और ग्रोथ देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से ये जो भी कॉर्पोरेट और जो इकोनॉमिक इवेंट्स है जो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर्स है, स्पेशली टूरिज्म सेक्टर, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तेजी आने वाले 12 से 18 महीने को देखने को मिलेगी। अभी भी कोई भी मंदी की कोई सिग्नल नहीं है। अभी भी सप्लाई क्रंच जो रूम्स का है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो मेरे ख्याल से ये मसला डेफिनेटली टूरिज्म रिलेटेड जो भी कंपनियां होंगी, इनको अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम देगा। तो हमारे ख्याल से ये सेक्टर हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये टूरिज्म सेक्टर का जिक्र किया, विजय जी, आपका भी स्वागत है, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। भारत की इकोनॉमी और ग्रोथ की रफ्तार को आप कैसे देखते हैं, आप बताएं। देखिए, हम लोग क्राइसिस से निकल रहे हैं, और अभी भी मैं ये कहूँगा कि क्राइसिस से हम निकले नहीं हैं। 2019 में हमने कोविड देखा, उसके बाद वॉर देखी, उसके बाद इन्फ्लेशन की मार देखी, और अभी भी वॉर चल रही है। इंटरेस्ट रेट्स, अभी भी जो पावल साहब का जो स्टेटमेंट था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, और मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी उठापटक है। इस बीच अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो शायद एक ये बात कह सकते हैं कि हम लोग वी आर अ ब्राइट स्टार इन द एंटायर वर्ल्ड। और भारत ऐसी अर्थव्यवस्था है जो शायद सबसे ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, छोटी का तो हम काउंट नहीं कर सकते, जो अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6-7% की ग्रोथ से बढ़ेगा। जहाँ पर ग्रोथ रेट के ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं और लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भारत में कहीं ना कहीं अभी स्टेबिलिटी दिख रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल आउट बहुत ज़्यादा तेज़ी है, मगर सेक्टर्स में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी हरकत है। एक सेक्टर ये भी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेजर, हॉस्पिटैलिटी का और ट्रैवल का।
हमने देखा कोविड के बाद एक रिवेंज टूरिज्म का एक चलन हुआ, जहां लोग बहुत ज़ोरों शोरों से हॉलिडे करने लगे। अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, जहां पर गोवा है, उदयपुर है, जयपुर है, या और भी जो दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहाँ पे होटल्स नहीं मिल रहे थे। अगर आप अभी भी जाएं किसी भी, हम जैसे मीटिंग्स के लिए जाते हैं कई होटल्स में, तो कई बार ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स फुल हैं, वेटिंग लाइंस हैं, और अगर आप बैंक्वेट्स देखें तो लोग अब बैंक्वेट्स में बहुत अच्छा एक्सपेंस कर रहे हैं। आई वाज टॉकिंग टू वन जनरल मैनेजर ऑफ अ वेरी लार्ज होटल चेन, 5 स्टार होटल चेन, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये लोग जून तक चॉको ब्लॉक बुक्ड हैं, और एक भी इनका जो इवेंट है, शादियां हों चाहे दूसरे इवेंट्स हों, बिल्कुल 100% बुक्ड हैं अभी से लेकर जून तक। जब इतनी अच्छी बुकिंग्स हैं और इस बार का शादी सीजन भी अच्छा गया है, तो मुझे लगता है कि ट्रैवल टूरिज्म, होटल्स अच्छा करना चाहिए। और ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि दुनिया से पहले निकलेगी बाहर। अगर दुनिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग उससे जल्दी निकल जाएंगे। और एक दो चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ है, क्रूड में गिरावट, नेचुरल गैस में गिरावट, ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, हमें थोड़ा सा डॉलर परेशान कर रहा है, तो डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा भी स्टेबलाइज होता है, नीचे की तरफ आता है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। तो चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त अगर दुनिया के साथ कंपेयर करें, पिछले 2 साल में काफ़ी कुछ हुआ है, और उसे मद्देनजर रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इन कंपैरिजन टू द ग्लोब काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आ रही है, और यहाँ से भी ग्रोथ के पूरे आसार आगे भी दिख रहे हैं, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। लेकिन चलिए, जहाँ टूरिज्म सेक्टर की बात चली है, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी कुछ रिसर्च, कुछ राशनल आपके सामने, कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि सेक्टर तो उन्हें पसंद आ रहा है, लेकिन सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक निवेश का नजरिया कहाँ बनाना है। विदेशी टूरिस्ट की संख्या जो है भारत में लगातार बढ़ती हुई दिखी है। अभी रिवेंज टूरिज्म की हम बात कर भी रहे थे, और हो भी क्यों ना, जिस तरह से ट्रेंड अच्छा बनता हुआ दिखा है, जिस तरह से भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, काफी हद तक हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट जो हैं वो भारत में आना पसंद करते हैं। पिछले 3 महीने में संख्या में एक तेज उछाल देखने को मिला है। तो सिर्फ भारतीय ही नहीं, टूरिस्ट ट्रैवल करने के लिए इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब इंडिया को विजिट करना पसंद करते हैं। 2019 में सबसे ज्यादा 20% टूरिस्ट यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आए। तो ये 4 देश हैं जहां से टूरिस्ट या कह सकते हैं सैलानी लगातार भारत आना पसंद करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग प्री कोविड स्तर के करीब नजर आ रही है। इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन अविनाश जी, क्योंकि टूरिज्म स्पेस आपने उसका जिक्र किया, आपके पसंदीदा सेक्टर, इसके साथ कनेक्ट करते हुए, G20 की अध्यक्षता के साथ कनेक्ट करते हुए काफ़ी हद तक एक्टिव भी है। चाहे फिर रिवेंज टूरिज्म की बात हो, वो तो खैर अब पुरानी भी हो गई, क्योंकि रिवेंज टूरिज्म पोस्ट कोविड लोगों में काफ़ी हद तक ये एक ट्रेंड चला था, लेकिन उसके बाद इस सेक्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सेक्टर से जुड़ा पहला शेयर कौन सा होगा जो निवेश के लिहाज से आपको ठीक लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहला सेक्टर जो हमको पसंद है वो महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, महिंद्रा हॉलिडेज। ये एक ऐसी कंपनी है जो एक हॉलिडे मेंबरशिप चलाती है। और मानसी, अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो इस बिजनेस में ये करीबन 70-75% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। अभी फिलहाल जो ट्रेजेक्ट्री बिजनेस में दिख रही है वो बहुत ही स्ट्रांग है। हमको लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो और भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने के चांसेस है। प्रॉफिटेबिलिटी भी रिकॉर्ड हाई पे है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रीमियम कैटेगरी ऑफ मेंबर से ही अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना एवरेज रियलाइजेशन और अपनी कस्टमर प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो अगर साल भर का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 345-350 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही क्वालिटी बेस्ड बिजनेस है। बैलेंस शीट बिल्कुल डेट फ्री है, करीबन 700 करोड़ की कैश है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि करीबन से 12 से 15 महीने अगर कोई इन्वेस्ट करता है करंट लेवल से, तो आपको 345-350 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से पहला स्टॉक। महिंद्रा हॉलिडेज अविनाश जी की पसंद, निवेश का नजरिया बनाकर आप चल सकते हो। उसके पीछे की रीजनिंग भी काफी हद तक स्ट्रांग नजर आती हुई, और इस स्टॉक को यहाँ से ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आप खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉसेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, टारगेट्स इनफैक्ट 350 के आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक हैं, तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को आप सुन भी रहे हैं और नोट डाउन भी करें, क्योंकि एक लिस्ट तैयार हो जाएगी इस शो के अंत में आपके लिए। विजय जी, आप बताएं, टूरिज्म सेगमेंट को आपने भी पसंद किया है, इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ पहला शेयर होगा इस लिस्ट में आपकी तरफ से? मेरा पहला जो
स्टॉक रिकमेंडेशन है वो है ताज जीवीके। ताज सब लोग जानते हैं टाटा ग्रुप का एक ब्रांड है, और जीवीके जो प्राइमरली हमारे देश में एयरपोर्ट्स हैंडल करते हैं और उनका पावर में भी एक्सपोजर है, तो ताज जीवीके को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इस पर्टिकुलर चेन ऑफ होटल्स के पास कई सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। हैदराबाद में अगर हम देखें तो ताज कृष्णा, ताज बंजारा है, ताज डेक्कन है, ताज बेगमपेट हैदराबाद है, चंडीगढ़ में भी प्रॉपर्टीज़ हैं और चेन्नई में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉम्बे में भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडियन होटल्स के पास ही ताज की प्रॉपर्टीज़ हैं। ताज जीवीके के पास भी कुछ अच्छी मार्की प्रॉपर्टीज़ हैं। 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये अभी भी 16 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, और जो इसका कर्जा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 177 करोड़ का दिखाई देता है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, जो भी आप डेटा की बात कर रहे थे, तो पिछले साल से 227 करोड़ से अब 344 करोड़ दिखाई दे रहा है, और प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से 76 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि प्रॉफिट में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल है, कई 100% की उछाल है। और आने वाले सीजन में भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो इवेंट्स हैं या जो ट्रैवल प्लान्स हैं लोगों के, लगता है कि कम से कम 1 से 3 तिमाही तक ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो ताज जीवीके में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा खरीदारी। अभी करीब 198 का है, तो इसको 225-30 के लिए खरीदें। मिनिमम जो टाइम फ्रेम है इसमें आप समझिए कि 6-8 महीने का है, और संभावना है कि 12 महीने से पहले आपको ये रिटर्न दिखेगा। तो ताज जीवीके में मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इसके लक्ष्य 1 साल का नजरिया ताज जीवीके। इस कड़ी में सबसे पहला शेयर विजय जी की तरफ से। और होटल ऑक्यूपेंसी के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, अभी कुछ डेटा आपके स्क्रीन पर आएंगे। देखिए, सितंबर 2022 में अगर आप देखेंगे, ऑक्यूपेंसी लेवल जो था वो 63% था। उसके बाद एक डिप ज़रूर दिखा, लेकिन लगातार ऑक्यूपेंसी लेवल्स में बढ़त देखने को मिली। और ताज़ा डेटा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में ऑक्यूपेंसी लेवल 57, तो 63 से 57% पर जाता हुआ दिखा, लेकिन अगेन हमने देखा नवंबर में ये 69%, यानी कि बढ़त के साथ 63 से 69% पर आ गया। जनवरी में ताज़ा जो आंकड़े, इनफैक्ट दिसंबर में 69% इंटैक्ट रहा, और जनवरी में जो लेटेस्ट आंकड़े आए, ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैव रीच्ड एट 80%, जो कि सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह से लगातार लोग बाहर घूमना पसंद कर रहे हैं। घूमना पसंद करें तो ऑफकोर्स इस सेगमेंट के लिए डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, और इसीलिए आय और ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश जी, इसी कड़ी में अगला शेयर आप बताइए, कौन से सेगमेंट को आप चूज करेंगे और कौन सा स्टॉक होगा जिसे आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पर अच्छा मानते हैं? देखिए, दूसरा स्टॉक जो टूरिज्म सेक्टर में है वो मार्केट का लीडर है और टाटा ग्रुप कंपनी है। कंपनी का नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी में डेफिनेटली स्टॉक पिछले साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है, लेकिन जिस प्रकार की इनकी ज्योग्राफिकल रीच है, रूम कैपेसिटी है, प्लस अभी जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी हाल ही में इन्होंने QIP किया था, जहाँ पे इन्होंने अपना काफ़ी कर्जा रिड्यूस किया है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे भी 8 से 12 महीने का अगर हम टाइम फ्रेम लेते हैं, तो जिस प्रकार के टेलविंड्स अभी होटल सेक्टर में आ रहे हैं, ARR का इंप्रूव हो रहे हैं, प्लस ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ने का और भी ज्यादा स्कोप है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 375-380 का एक टारगेट प्राइस लेके पोजीशन बनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे स्लोली SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई चाहे तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करे। मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए ये मल्टी ईयर रैली दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इंडियन होटल्स इस लिस्ट में मल्टी ईयर रैली दिखाने की पोटेंशियल, यानी कि क्षमता दमखम पूरी तरह से स्टॉक में नजर आ रही है। 380 के लक्ष्य हैं, और अविनाश जी का मानना है कि इंडियन होटल्स को 1 साल का नजरिया रखते हुए बिल्कुल इंटैक्ट रखा जा सकता है। ऑफकोर्स ये थीम है जो कि प्ले आउट हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज की जहाँ हम बात करें, प्री कोविड स्तर के करीब इस वक्त नजर आ रही है। एक और डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। 2018 से लेकर 2022 तक का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, प्रति व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज प्री कोविड लेवल के पास पहुंचता हुआ दिखा है। 2018 में जहां ये $2,708 प्रति व्यक्ति था, वो यहाँ पहुंचते 2022 में 2,734 है। बीच में 2019 में हमने देखा था 2,750, और 2020 में 2,533, यानी कि डिप जरूर नजर आया था, लेकिन वहां से अब प्री कोविड लेवल्स जो कि हम बात कर रहे हैं 2018-19 की, $2,750 प्रति व्यक्ति, ये पहुंचता हुआ वापस 2022 में दिखाया। तो स्थिति नाजुक हुई थी बीच में बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन उसके बाद जो है सिचुएशन वापस बेहतर होती हुई नजर आ रही है। विजय जी, अगली कौन सी इन्वेस्टमेंट ग्रेड आइडिया होंगे आपकी तरफ से? मानसी, दूसरा जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है ईस्ट इंडिया होटल्स, यानी ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स। इसकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लीडिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं,
ओबरॉय ग्रुप के पास काफ़ी सारी ऐसी मार्की प्रॉपर्टीज़ हैं, उदय विलास है, वन्य विलास हैं, तो ये काफ़ी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लीडिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड में हैं। और आई थिंक भारत की ऐसी और कोई चेन नहीं है, ताज में भी इतने लीडिंग होटल्स ऑफ द वर्ल्ड शुमार नहीं है जितने ओबरॉय ग्रुप के पास हैं। तो मैं नंबर्स की कुछ बात करना चाहूँगा। अगर आप टीटीएम सेल्स देखें मार्च 2022 तक जहाँ पे 985 करोड़ थी, अभी 1683 करोड़ दिखाई दे रही है। इनका नेट प्रॉफिट जहाँ पे -95 करोड़ था, यानी कि 95 करोड़ रुपए का घाटा था, वहाँ पे 253 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ईपीएस नेगेटिव से करीब करीब 4 की टेरिटरी में आया है। तो सेल्स वाइज बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे, जैसे हमने पहले भी बात करी। और मुझे लगता है कि ईस्ट इंडिया होटल्स में कोई खरीदारी करेगा तो ये लीडिंग होटल चेन है इस देश की, जो करीब करीब अभी 165-67 पे चल रही है। अगर कोई इसको 10 से 12 महीने तक रखे तो ये 200 के ऊपर आपको आसानी से अपना भाव दिखा सकता है। और सेफ भी है और अच्छा दिग्गज कंपनी है होटलियरिंग में भी और लेजर ट्रैवल में भी। तो ओबरॉय होटल्स या ईस्ट इंडिया होटल्स खरीदने की मेरी रिकमेंडेशन है 200 और 205 के टारगेट के लिए। ईस्ट इंडिया होटल्स हर लिहाज से पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पर भी मजबूती ही देखने को मिलेगी, तो टेक्निकली भी स्ट्रेंथ बरकरार है और फंडामेंटल्स अभी विजय जी हमें बता ही रहे थे, हर लिहाज से फंडामेंटली भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी मजबूती दिखी है। लेकिन EIH एक साल की ग्राफ को अगर आप देखेंगे, जनवरी से लेकर अब तक के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे, मजबूती इनफैक्ट 1 ईयर रिटर्न्स जो ऑलमोस्ट 34% के देखने को मिले हैं। एक साल पहले स्थिति इतनी ज़्यादा डेवलपमेंटल नहीं थी और अब स्थिति अगर देखें तो अब काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो चुका है। अगर एक साल पहले से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो आने वाले दिनों में जहां सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रांग होती दिख रही है, बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, वहां पर तो ये स्टॉक परफॉर्म करेगा ही। तो इस स्टॉक पर बिल्कुल कन्विक्शन बनता है और 205 तक के लक्ष्य यहाँ पर बनेंगे। एक साल का नज़रिया और लॉन्ग टर्म प्ले आप बनाकर चल सकते हैं। अविनाश जी, इसी लिस्ट में अगला कौन सा स्टॉक होगा आपकी तरफ से, आप बताएं। मानसी, तीसरा स्टॉक जो है वो बेसिकली अफोर्डेबल होटल्स में काम करता है और काफ़ी बड़ी संख्या में काम करता है। कंपनी का नाम है लेमन ट्री। देखिए, लेमन ट्री का पब्लिक इशू होने के बाद स्टॉक में हम अच्छी बढ़त देख चुके हैं। इनफैक्ट आप कोई भी टायर 2 टायर 3 मार्केट में जाइए, जैसे मध्य प्रदेश है, इंदौर है, जबलपुर है, दिल्ली में, मुंबई में भी इनके काफ़ी अफोर्डेबल होटल्स है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे बड़े दिग्गज प्लेयर्स जैसे कि ताज या ओबरॉय काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रूम रेंटल्स काफ़ी निचले लेवल पे होते हैं, बट अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे करीबन साल 1.5 साल का नजरिया कोई लेता है तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी एक्सपेंशन अनाउंस की है जो अगले 1.5-2 साल में कमीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे करीबन 87 to 90 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो रहा है और मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो आपको 90 का एक रीजनेबल टारगेट कंफर्टेबली यहाँ पे अचीव होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इंटी का रीजनेबल टारगेट एक साल का नजरिया यहाँ पर बनाकर आप चल सकते हैं। होटल प्लेस में लेमन ट्री होटल है जो कि शामिल है हमारे इस लिस्ट में एज अनदर इन्वेस्टमेंट ग्रेड आइडिया। विजय जी, आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा, थीम क्या है, जो कि टूरिज्म ट्रैवल तो ऑफकोर्स देख ही रहे हैं हम, लेकिन कुछ और थीम्स भी हैं जो कि कनेक्टिंग हैं, रेलवे स्टॉक्स भी हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है काफ़ी हद तक टिकट बुकिंग का ट्रेंड जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले आप स्टॉक बताएं, उसके बाद कुछ डेटा टिकट बुकिंग से जुड़े भी हमारे व्यूअर्स के सामने हम रखेंगे। तो मानसी, मेरे हिसाब से एक अलाइड इंडस्ट्री है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड ही है, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल हो, एजुकेशन हो या लेजर ट्रैवल हो, इन तीनों को केटर करती है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल, जो प्राइमरीली वीज़ा प्रोसेसिंग में काफ़ी एक्टिव है, काउंसलर सर्विसेज देती है, वीज़ाज देती है, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं। तो काफ़ी तरीके से ये अपना सर्विसेज देते हैं और कई देशों में इनकी खुद के ऑफिसेज हैं और उनकी प्रेजेंस है। तो BLS इंटरनेशनल की अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सेल्स नंबर की बात करें तो जहां पे मार्च 2022 में 850 करोड़ था, तो वहां पर TTM सेल्स अभी 1321 करोड़ दिखाई दे रही है। जहां प्रॉफिट 111 करोड़ का था वो 163 करोड़ का दिखाई दे रहा है। और अगर आप EPS की बात करें तो 2.7 की EPS के सामने 4.06 का EPS आ रहा है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी है
और स्टॉक में करेक्शन भी हुआ है, जहां 210 के टॉप से अभी करीब करीब 160 पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। और मुझे लगता है कि यदि कोई 8-10 महीने साल भर तक रखता है तो इसमें कंफर्टेबली आपको 210 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये अलाइड सर्विस है। जहाँ दूसरी बात आपने करी, जो ट्रेन की सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो एक ही कंपनी मुझे दिखाई देती है, IRCTC, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा करेक्शन हो चुका है। नो डाउट भारत में यदि आपको ट्रैवल करना है तो आपको रेल की सेवाएं लेनी ही होंगी, और वहाँ पर IRCTC की सेवा लिए बिना आप रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली बिजनेस है, और बहुत अच्छा करेक्शन देख चुका है ये स्टॉक ऊपरी लेवल से। तो अभी करीब करीब 600-605 पर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं। और एक चार्ट्स में अगर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ये बना रहा है और ओवरसोल्ड है। और एक और एक खास बात ये है कि ये ऊपर की तरफ इसने एक गैप भी छोड़ा है 704 के लगभग। तो अच्छी चांसेस है कि यहाँ से 100 रुपये तक की तेजी तो बहुत जल्दी मिले, और यदि कोई इसको 1-1.5 साल तक रखे तो मेरा ये मानना है कि ये आराम से आपको 760-770 भी दिखा सकता है। तो IRCTC जो कि रेलवे और ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी है, उसमें भी मेरी एक बाइंग रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, इनफैक्ट BLS इंटरनेशनल जो है वीज़ा सर्विस प्रदान करती है, तो इस पर तो नज़र रखनी है आपको। टारगेट जो है 200 के लॉन्ग टर्म प्ले मानकर चल रहे हैं विजय जी। लेकिन साथ ही जो जिक्र हमने IRCTC का किया, बिकॉज ये काफ़ी हद तक नज़र आया है कि रेलवे इंफ्रा को बढ़ावा देने पर सरकार का भी फोकस है, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरक्की हुई भी है। और इनफैक्ट अगर आप टिकट बुकिंग के ट्रेंड को देखें, टिकट बुकिंग कंपनियों के प्रदर्शन को देखें, एक साल में IRCTC जैसे स्टॉक ने हमने देखा है यहाँ पर रिटर्न्स देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन इजी ट्रिप प्लानर्स की अगर बात करें, वहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि डेवलपमेंटल अप्रोच ज़रूर दिख रहा है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको रिटर्न्स के लिहाज से इसे शॉर्ट टर्म बेट बनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का निवेश करें, डटे रहें, पेशेंस के साथ इन स्टॉक्स को अगर आप बनाकर रखेंगे, क्योंकि क्लियर कट लॉजिक यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरह से टूरिज्म बढ़ेगा उसकी एक इम्पैक्ट क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि नज़र आएगा इससे जुड़े सेक्टर्स में। होटल्स में हम देख रहे हैं टूरिज्म में बढ़ोतरी का सीधा असर देखने को मिला है। अब होटल्स में बढ़ोतरी हो रही है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवल करने के जो मीन्स मीडियम्स हैं इसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी, और रेलवे सेक्टर इसी लिहाज से काफ़ी हद तक फोकस में भी रहना चाहिए। राइट अविनाश जी, रेलवे सेक्टर पर आपकी राय क्या होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए रेलवे सेक्टर में जैसे विजय जी ने कहा कि IRCTC एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्ले है। मुझे लग रहा है कि रेलवे इंफ्रा में डेफिनेटली जो वैगन बनाने वाली कंपनियां हैं वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी ग्रोथ होने की अपेक्षा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए टूरिज्म अगर बढ़ता है तो क्लियरली रेलवे का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट ही है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो बड़ी कंपनी इस स्पेस में है वो टीटागढ़ वैगन्स है। मुझे लग रहा है कि देखिए ये प्योरली टूरिज्म का प्ले नहीं है, बट इसमें कैपिटल गुड्स और टूरिज्म दोनों का एक मिश्रण है। अगर टीटागढ़ वैगन्स की बात करें तो ऑलरेडी 25,000 वैगन्स की ऑर्डर बुक की ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। अभी जो नए वंदे मातरम की गाड़ी का ऑर्डर मिला था वहाँ पे भी 200 गाड़ियों का जो ऑर्डर है उसमें ये सेकंड लो कॉस्ट बिडर है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में यहाँ पे भी अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे स्केलेबिलिटी बनाने के लिए सालों लगते हैं, और ये इस बिजनेस में करीबन 25-30 साल से। तो यहाँ पे भी कोई भी गिरावट अगर आती है तो डिक्लाइन में ये स्टॉक खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से कैपिटल गुड्स का तो प्ले ही, बट इसमें ऑब्वियसली अगर टूरिज्म बढ़ता है तो रेलवेज का जो वैगन का रिक्वायरमेंट है उसमें इनका काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। चलिए, कनेक्टिंग है और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिवली प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म प्ले नज़रिया लंबी अवधि का ही बनाकर चलना होगा। और वैसे भी अगर निवेश का नज़रिया बना रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस अगर रख रहे हैं तो फिर थोड़ा पेशेंस तो बनता है। लेकिन जहाँ रेलवे सेक्टर की हमने बात की, अगर टूरिज्म बढ़ने वाला है तो ऑफकोर्स रेलवे इंफ्रा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन एविएशन स्पेस भी काफ़ी हद तक फोकस में रहेगा, क्योंकि एविएशन से जुड़े अगर आप फिगर्स भी देखेंगे, हर महीने जो डेटा आते हैं लगातार हम देख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी भी देखने को मिली है। और इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स सोच समझ कर ही निवेश का नजरिया बनाइएगा, लेकिन इनके रिटर्न रेट्स अगर देखेंगे, इंटरग्लोब एविएशन ने तो कुछ हद तक परफॉर्म करने की कोशिश की है। लेकिन एविएशन प्लेस पर क्या विजय जी कन्विक्शन बनता है? देखिए मानसी, शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ बनता है, क्योंकि करेक्शन हम बहुत देख चुके हैं। अगर आप इंटरग्लोब को देखें तो कहाँ 2200 के लेवल से लगभग 1800 के लेवल्स पे अभी अवेलेबल है। अच्छी संभावना है कि यहाँ से 1870-72 से ये ऊपर आपको 2050 तक जाता दिखे। मगर एक चीज़ मैं डेटा देना चाहूँगा, ग्लोबली बहुत कम कंपनीज हैं जो कि एयरलाइंस में पैसा बनाती हैं,
एक टाइगर एयरलाइंस है जो कि बनाती है। बहुत ही कम कंपनीज हैं जो वाकई दे मेक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बट अगेन जिस तरीके से भारत में बात हो रही है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को भारत सरकार भी चाहती है कि वो हवाई यात्रा करें, तो मुझे लगता है कि इंटरग्लोब बेस्ट प्लेस्ड कंपनी है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाएगी, मुनाफा कमाएगी, तो वो इंटरग्लोब है, क्योंकि इनके जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइंड हैं और काफ़ी ये लोग ऑप्टिमाइज करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज को। अगर मैं सेल्स नंबर्स की बात भी करूं तो करीब 25,900 करोड़ का जहां पर मार्च 2022 में सेल्स था, तो वो 48,300 करोड़ का दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से ग्रोथ पाथ अच्छा है। कोविड के झटके के बाद अब दोबारा से रिवाइव कर रही है एयरलाइन कंपनीज, और मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी पैसा बनाएगी, प्रॉफिट में आएगी, तो वो इंटरग्लोब है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से 200-250 रुपए की तेजी बन सकती है अगर मार्केट्स में कोई झटका ना आए बड़ा। तो इंटरग्लोब इज वेल प्लेस्ड फॉर अ 200 to 300 रुपीज मूव। तो इंटरग्लोब में तो चलिए G20 की बैठक के साथ साथ ये थीम्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं और भारत के लिए काफ़ी हद तक वेल प्ले आउट कर रहे हैं। तो एक लिस्ट हमने आपके लिए इसे कनेक्ट करते हुए तैयार की। इसमें होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, रेलवेज, ये सारे के सारे सेक्टर्स शामिल हैं। उनसे जुड़े रिच स्टॉक्स जो हैं उनमें निवेश का नजरिया बनाकर आप चल सकते हैं। विजय जी, अविनाश जी, आपका शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी डिटेल्ड एनालिसिस, एक्सपर्ट राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।